नमस्कार मित्रों, कल्याणी आईएएस एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, इस वीडियो के अंतर्गत हम भारत में वर्षा के वितरण का अध्ययन करेंगे कि आखिर भारत में वर्षा कहां कहां पर कितनी कितनी होती है, अर्थात कहां पर किस क्षेत्र में वर्षा बहुत अधिक होती है, किस क्षेत्र में वर्षा बहुत अल्प मात्रा में होती है। इसके साथ ही हम भारत में ऋतुओं का अध्ययन करेंगे कि भारत के अंतर्गत आने वाली ऋतुएं कौन कौन सी हैं, अर्थात भारत में हम कितनी ऋतुओं का अध्ययन करते हैं और ये ऋतुओं का वर्गीकरण किस आधार पर है या किस समय कौन सी ऋतु आती है और उस ऋतु की विशेषता क्या है। चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वर्षा का वितरण। तो देखिए, भारत में मैंने आपको बताया था कि मानसून को प्रभावित करने वाले कारक बहुत सारे हैं। उसके साथ ही साथ मैंने बताया था कि भारत में जलवायु को प्रभावित करने वाले भी कारक बहुत सारे हैं, जैसे कि उच्चावच हो जाते हैं, समुद्र तल से दूरी हो जाती है, अक्षांशीय स्थिति हो जाती है। तो ये कारक क्या करते हैं, भारत में भी स्थित हैं। जैसे कि भारत में कहीं पर पर्वतीय क्षेत्र स्थित होता है, तो कहीं कोई क्षेत्र कर्क रेखा के नीचे आता है, तो कोई क्षेत्र कर्क रेखा के ऊपर आता है, कोई समुद्र के पास में आता है, तो कोई समुद्र से दूर होता जाता है। तो जो कारक जलवायु को प्रभावित करते हैं वही वर्षा के वितरण को भी प्रभावित करते हैं। इनके कारण भारत में, संपूर्ण भारत में वर्षा एक समान ना होकर अलग अलग होती है। ऐसे ही भारत में यदि हम वर्षा का वितरण देखें तो वो कैसा रहेगा, असमान रहेगा। सागर की निकटता और उच्चवच की स्थिति पर निर्भर करता है यह कारण कि ये असमान है। मतलब ये असमानता का कारण किस पर निर्भर करता है, उच्चवच और समुद्र की स्थिति के आधार पर ही ये उस पर निर्भर करता है। यदि हम मेघालय की बात करें तो मेघालय के पश्चिमी भाग में स्थित जो मासिमराम है और चेरापूंजी है, यहाँ पर 1000 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा हो जाती है। वहीं यदि हम तिब्बत की बात करते हैं, भारत में उत्तर की ओर चले जाते हैं, तो वहाँ पर चाहे बंगाल की खाड़ी की शाखा हो, चाहे अरब सागर की शाखा हो, चाहे शीत ऋतु हो, वहाँ पर कोई भी मानसून सही तरीके से नहीं पहुँच पाता है, और पहुँच भी पाता है तो बहुत अल्प मात्रा में पहुँच पाता है, और वो भी बर्फबारी के रूप में, बर्फ के रूप में नीचे आता है। तो वहां पर वर्षा क्या होती है, बहुत कम हो जाती है। जो लद्दाख वाला क्षेत्र है वहां तो वर्षा 20 सेंटीमीटर से भी कम होती है, इसलिए यहां पर शीतोष्ण मरुस्थल का निर्माण हो जाता है। ऐसे ही यदि हम प्रायद्वीपीय भारत की बात करें तो यहाँ पर जो कोंकण और मालाबार का तट है, कोंकण मालाबार का तट मतलब क्या हो जाएगा, भारत का पश्चिम वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र। यहाँ पर आपको पता है कि जैसे ही अरब सागर की शाखा प्रवेश करती है तो यहाँ पर झमाझम बारिश कराती है, जिसे मानसून का प्रस्फोट कहा जाता है। तो यहाँ पर जो मालाबार का तट है, जो कोंकण का तट है, यहाँ पर बहुत अधिक बारिश होती है। लेकिन वहीं पर जो मालाबार का तट है, जो कोरोमंडल का तट है, जो कि पश्चिम पूर्व की ओर आता है, ये पवनाभिमुख होने के कारण, पर्वतों के पीछे होने के कारण ये मानसून से छूटा रह जाता है, यहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है। इसके साथ ही साथ यदि हम विदर्भ की बात करें तो विदर्भ में भी वर्षा बहुत कम होती है। अरावली पर्वत की बात करें तो अरावली पर्वत चूंकि मानसून के समानांतर होने के कारण, मानसूनी पवनों के समानांतर होने के कारण यहाँ पर वर्षा नहीं हो पाती, और भारत का जो उत्तरी वाला क्षेत्र है, मतलब उत्तर पश्चिम वाला क्षेत्र है, जो कि राजस्थान के अंतर्गत आता है, वह थार के मरुस्थल के रूप में वर्गीकृत हो जाता है या परिवर्तित हो जाता है। तो आप देख रहे हैं कि वर्षा कहीं समान नहीं हो रही, कहीं पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो रही है, तो कहीं पर 1000 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो रही है, तो कहीं पर आप देखते हैं कि वर्षा मात्र तुच्छ 20 सेंटीमीटर से भी कम हो रही है। तो इसके कारण मैंने बता दिए, कारण क्या है, उच्चवच है, समुद्र तल की स्थिति है का, जो समुद्र के पास में होते हैं, जो पर्वतों के अभिमुख वाले क्षेत्र में होते हैं, जो पर्वत लंबवत होते हैं, वहां पर वर्षा बहुत अधिक हो जाती है। और जो क्षेत्र समानांतर पर्वत के अंतर्गत आते हैं या पवना अभिमुख वाले भाग के अंतर्गत आते हैं या समुद्र से बहुत दूरी पर आते हैं, वहां पर वर्षा बहुत कम होती है। इसी के आधार पर भारत में वर्षा के वितरण को भी मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। ऐसे क्षेत्र जहां पर अत्यधिक वर्षा होती है वो वाले क्षेत्र, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर मध्यम वर्षा होती है, और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर निम्न वर्षा होती है। अत्यधिक वर्षा मतलब जहां पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। ऐसे क्षेत्र कौन कौन से होंगे, यदि आपने मानसून वाला टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आपको ये चीज याद करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है कि कहां कहां कौन कौन से क्षेत्र समुद्र तल के पास में हैं, कौन से क्षेत्र जो मानसून आता है वहां पर पर्वत उसके लंबवत हैं, कौन से क्षेत्र पवना अभिमुख वाले भाग में आते हैं। तो कौन कौन से हैं, जैसे कि पश्चिमी तट, पश्चिमी घाट
उत्तर पूर्व का हिमालय। उत्तर पूर्व का हिमालय क्यों हो जाएगा? क्योंकि उत्तर पूर्व में शीत ऋतु में भूमध्य सागर से आने वाले जो पश्चिमी विक्षोभ होते हैं उनके द्वारा वर्षा होती है, तो वहां पर भी 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। ऐसी मेघालय की पहाड़ियां, क्योंकि मेघालय की पहाड़ियों पर वर्षा किसके द्वारा होती है? वहां पर बंगाल की खाड़ी की शाखा के द्वारा होती है। मेघालय की पहाड़ियों में जो गारो, खासी, जयंतिया वाली पहाड़ियां होती हैं वह 1000 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा करा देती हैं। यदि हम मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र की बात करें जहां पर 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है, तो उसके अंतर्गत आता है गुजरात का दक्षिणी भाग। कौन सा दक्षिणी भाग आता है? पूर्वी तमिलनाडु, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल और मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र यहां आता है। पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है? मध्यम वर्षा, जहां पर 100 से 200 सेंटीमीटर के लगभग मध्य में वर्षा होती है। यदि हम निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों की बात करें तो यह आता है 50 से 100 सेंटीमीटर वाला क्षेत्र, जहां पर 50 से 100 सेंटीमीटर की मध्य वर्षा होती है, वह निम्न वर्षा वाले क्षेत्र हैं। कौन कौन से हो जाएंगे? तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत कम बारिश होती है। ऐसे ही दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, पूर्वी राजस्थान और दक्कन का पठार, यहां पर क्या होती है? वर्षा बहुत कम होती है, इसलिए इन्हें निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों के अंतर्गत रखा जाता है। यदि आपसे प्रश्न सीधा सीधा पूछ लिया जाए कि भारत में वर्षा के वितरण को समझाइए, तो आप इसका वर्गीकरण इस चार्ट के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से समझा सकते हैं कि भारत में वर्षा के वितरण को मुख्यतः 3 आधार पर बांटा गया है। अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र जहां पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, और यह क्षेत्र कौन कौन से आते हैं? पश्चिमी घाट, पश्चिमी तट, उत्तर पूर्वी हिमालय क्षेत्र और मेघालय की पहाड़ियां आती हैं। ऐसे यदि मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र की बात करें तो जहां पर 100 से 200 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है, 100 से 200 सेंटीमीटर की मध्य बारिश होती है, मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र आते हैं, और जहां पर 50 से 100 सेंटीमीटर की मध्य वर्षा होती है, निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं। तो ये तो हुआ वर्षा का वितरण। अब हम बात करते हैं भारत में ऋतुएं, कि आखिर भारत में कितनी ऋतुएं पाई जाती हैं और उन ऋतुओं की विशेषता क्या होती है। तो ऋतुएं प्राकृतिक अवस्थाओं के अनुसार वर्षा के ही विभाग होते हैं। आपने देखा होगा एक वर्ष में अलग अलग मौसम होता है और उस मौसम की प्रकृति अलग अलग होती है। कभी पानी बहुत ज़्यादा गिरता है, तो कभी ठंड बहुत ज़्यादा होती है, तो कभी गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। कोई समय ऐसा होता है कि पतझड़ का होता है, कोई समय ऐसा होता है कि हरियाली बहुत ज़्यादा होती है। तो ये जो वर्ष की अवस्थाएं होती हैं, जो अलग अलग प्रकृति का जो प्रकृति की प्रकृति होती है, प्राकृतिक की प्रकृति होती है, वो अलग अलग होती है। उसके आधार पर ही जो वर्गीकरण है उसे ही हम क्या कहते हैं? ऋतुएं कहते हैं। अर्थात वर्ष में जो अलग अलग चीजें आपको दिखाई देती हैं, अलग अलग उसका स्वरूप आपको दिखाई देता है, उस स्वरूप को ही क्या बोलते हैं? ऋतुएं कहते हैं। भारत में यदि मोटे तौर पर देखा जाए तो 3 ऋतुएं मानी जाती हैं। कौन कौन सी ऋतु? एक शरद ऋतु होती है, ग्रीष्म ऋतु होती है और एक वर्षा ऋतु होती है। लेकिन और ये जो ऋतुएं हैं वो कितने कितने महीने में बांट दी जाती हैं? 4-4 महीने में बांट दी जाती हैं। 3 ऋतुएं हैं, 4-4 महीने हैं, 12 महीनों में 1 साल हो जाता है। ठीक है। यदि हम प्राचीन काल की बात करें तो प्राचीन काल में भारत की ऋतुओं को 6 भागों में बांटा गया था। कितने भागों में बांटा गया था? 6 भागों में। और ये 6 ऋतुएं 2-2 महीने की हुआ करती थी। कितने महीने की? 2-2 महीने की। कौन कौन सी? वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु। तो ये 3 ऋतुएं और बढ़ा दी गई हैं, जिसमें कौन कौन सी बढ़ाई गई है? एक बसंत ऋतु बढ़ा दी गई है, एक हेमंत ऋतु बढ़ा दी गई है और शिशिर ऋतु बढ़ा दी गई है। ठीक है, मतलब साल के महीनों को और कम कर दिया गया है और थोड़ी सी जो परिवर्तन होता था ऋतुओं में उसको और वर्गीकरण के आधार पर आपको समझा दिया गया है। चलिए हम समझने का प्रयास करते हैं भारत की 6 ऋतुओं का। पहले हम वर्गीकरण देख लेते हैं, फिर उनकी विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। तो वर्गीकरण देखते हैं। पहले हम ऋतु देखेंगे, उसके बाद हिंदू मास मतलब हिंदू महीने के नाम क्या हैं, उनके आधार पर कि किस ऋतु में कौन कौन से महीने आते हैं। वहीं पर जो एक अंग्रेजी कैलेंडर होता है जिन्हें हम देखते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इस आधार पर हम जो महीनों को जानते हैं उसे कहते हैं ग्रेगरी मास। तो उसके आधार पर देख लेंगे कि कौन सा महीना किस ऋतु के अंतर्गत आता है। यदि हम ग्रीष्म ऋतु की बात करते हैं तो ग्रीष्म ऋतु हिंदू मास के अंतर्गत ज्येष्ठ और आषाढ़ के मध्य आता है। मतलब जेठ और आषाढ़ का जो महीना होता है वो ग्रीष्म ऋतु के अंतर्गत आता है। और यदि हम ग्रेगरी कैलेंडर की बात करते हैं तो इसमें मई और जून का समय इसके अंतर्गत आता है। अब यदि हम वर्षा ऋतु की बात करते हैं तो हिंदू मास में श्रावण और भाद्रपद का महीना वर्षा ऋतु के अंतर्गत आता है। और ग्रेगरी मास की बात करें तो जुलाई से सितंबर माह का जो महीना है वह वर्षा ऋतु के अंतर्गत आता है।
यदि हम शरद ऋतु की बात करें तो अश्विन और कार्तिक, हिंदू मास में अश्विन और कार्तिक का महीना शरद ऋतु में आता है। और यदि हम ग्रेगरी कैलेंडर की बात करें तो अक्टूबर से नवंबर शरद ऋतु के अंतर्गत आता है। यदि हम हेमंत ऋतु की बात करें तो हिंदू मास में मार्गशीर्ष और पौष का महीना, ध्यान रखना ये आधे आधे महीने रहते हैं, तो मार्गशीर्ष और पौष का महीना हेमंत ऋतु के अंतर्गत आता है। और वहीं हम यदि ग्रेगरी कैलेंडर की बात करें, ग्रेगोरी कैलेंडर, उसमें दिसंबर से लगभग 15 जनवरी तक का जो महीना है वह किसके अंतर्गत आता है? हेमंत के अंतर्गत आता है। यदि हम शिशिर ऋतु की बात करें तो माघ से फाल्गुन, हिंदू मास में माघ से फाल्गुन जो महीने हैं वो शिशिर ऋतु के अंतर्गत आते हैं। और यदि हम ग्रेगोरी कैलेंडर की बात करें तो यह लगभग 16 जनवरी से फरवरी तक का जो महीना होता है वह शिशिर के अंतर्गत आता है। आखिरी वसंत ऋतु, वसंत ऋतु में हिंदू महीने की बात करें तो चैत्र और बैसाख आता है। और ग्रेगोरी कैलेंडर की बात करें तो मार्च और अप्रैल आता है। अप्रैल के बाद मई जून से फिर से आपका ग्रीष्म ऋतु आ जाती है, फिर वर्षा ऋतु, फिर शरद ऋतु, फिर हेमंत ऋतु, फिर शिशिर ऋतु और वसंत ऋतु। ये चक्र सीधा सीधा हर वर्ष चलता रहता है। तो ये तो हुआ भारत में 6 प्रकार की ऋतुओं का वर्गीकरण। आइए अब इन ऋतुओं की हम थोड़ी सी विशेषताएं देख लेते हैं। मान लीजिए आपसे 5 नंबर में प्रश्न पूछ लिया जाता है, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु या वसंत ऋतु, तो आप क्या लिखेंगे? बात करें सबसे पहले हम बसंत ऋतु की, तो बसंत ऋतु मैंने अभी आपको महीना बताया था हिंदी में कि चैत्र और बैसाख इसके अंतर्गत आते हैं। इस ऋतु को क्या कहा जाता है? ऋतुराज की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि बसंत ऋतु बहुत सुहानी ऋतु होती है। यहाँ पर बहुत मनोरम दृश्य, बहुत हरियाली देखने को आपको मिलती है, इसलिए इसे ऋतुराज की संज्ञा दी जाती है। होली का त्योहार इस ऋतु की शोभा बढ़ाता है। क्या बढ़ाता है? शोभा बढ़ाता है। कब? बसंत ऋतु का। ग्रीष्म ऋतु की बात करते हैं तो जेठ और आषाढ़ ग्रीष्म ऋतु का मौसम है। जेठ आषाढ़ कहाँ आता है? ग्रीष्म ऋतु में आता है। इसे सूर्य उत्तरायण होने लगता है। आपको पता है कि ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है? सूर्य उत्तरायण होने लगता है। यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है। वर्षा ऋतु की बात करें तो श्रावण और भाद्रपद वर्षा ऋतु के मास हैं। तीज और रक्षाबंधन जैसे त्योहार किसके अंतर्गत आते हैं? वर्षा ऋतु के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि अभी रक्षाबंधन जो निकला हुआ है वर्षा ऋतु में ही आता है। बात करते हैं शरद ऋतु। शरद ऋतु के अंतर्गत अश्विन और कार्तिक मास आते हैं और प्रभाव की दृष्टि से ये बसंत ऋतु का ही दूसरा भाग है ना। शरद ऋतु जो होती है वो बसंत ऋतु का ही दूसरा भाग है, मतलब उसी तरीके के प्रभाव यहाँ पर भी पड़ते हैं। दशहरा और दीपावली के त्यौहार इसी ऋतु में आते हैं। तो यदि पूछा जाए कि दशहरा और दीपावली के त्यौहार किस ऋतु में आते हैं तो कब आते हैं? वो शरद ऋतु में आते हैं, जब आपके यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा पड़ने लगती है ना। बसंत ऋतु दूसरे छोर पर पड़ती है, शरद ऋतु दूसरे छोर पर पड़ती है ना। ये इसके विपरीत भाग होते हैं। जब कर्क रेखा पर बसंत ऋतु होती है तो हमारे यहाँ शरद ऋतु चल रही होती है, और जब हमारे यहाँ शरद ऋतु कर्क रेखा पर शरद ऋतु चल रही होती है तो मकर रेखा पर वसंत ऋतु चल रही होती है। हेमंत ऋतु, हेमंत ऋतु क्या होती है? मार्गशीर्ष और पौष हेमंत ऋतु के अंतर्गत आते हैं। इस ऋतु में शरीर प्रायः स्वस्थ रहता है, पाचन शक्ति बढ़ जाती है। हेमंत ऋतु में क्या होता है? व्यक्ति काम बहुत करने लगता है, भोजन बढ़ जाता है और क्या उसकी पाचन शक्ति भी बहुत बढ़ जाती है, शारीरिक क्षमता भी बहुत अधिक तीव्र हो जाती है। शिशिर ऋतु की यदि हम बात करें तो शिशिर ऋतु के अंतर्गत माघ और फाल्गुन का महीना आता है और इसका आरंभ मकर संक्रांति से होता है। जैसे ही मकर संक्रांति आती है सूर्य कहाँ होता है? दक्षिणायन होता है। दक्षिणायन के बाद अब उत्तर की ओर आने लगता है, मकर रेखा पर लंबवत होता है 23 दिसंबर को। इसके बाद उत्तर की ओर आता है और हमने देखा कि 14 जनवरी को क्या आ जाती है? मकर संक्रांति आती है। और मकर संक्रांति के बाद क्या आने लगती है? हमारी शिशिर ऋतु आने लगती है, अर्थात सूर्य का उत्तरायण होने प्रारंभ हो जाता है। इस ऋतु में प्रकृति पर बुढ़ापा सा छा जाता है, वृक्षों के पत्ते झड़ने लगते हैं तथा चारों ओर कोहरा छा जाता है। कब? शिशिर ऋतु में। तो ये हुए भारत के अंतर्गत आने वाली ऋतुएं। अगले लेक्चर में हम समझने का प्रयास करेंगे भारत के अंतर्गत आने वाले संसाधन, खनिज संसाधन की कौन कौन से प्राकृतिक संसाधन हैं, कौन कौन से खनिज संसाधन हैं। तो दोस्तों यहाँ तक इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले लेक्चर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।